तो वहाँ के बच्चे ना 18 साल में अपना पहला बिजनेस करके फेल हो चुके होते हैं। इतनी तेजी से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता, तो ये एक प्रॉब्लम तो है। ये लाइफ बहुत स्ट्रक्चर्ड है। नहीं, इसमें ना ये बहुत मुश्किल है ये बताना। अच्छा। एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स टीचर्स हैं। ये रियल लाइफ में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम बिल्कुल से ब्लैंक हो जाते हैं। इट्स अ फीचर फॉर ग्रोथ। ये कोई बहुत अजीब बात नहीं लगेगी। वो ये है कि जब ऑटोनॉमी होती है ना टीचर्स के पास, ये जो आपने बनाया है कि आपने कैसे बनाया है, तो हम खामोश हो जाते हैं कि ये साथ साथ जो बाकी स्किल्स है ना, ये भी बड़ा जरूरी है। मेरे इतने अच्छे स्कोर आए हुए हैं और इंटरव्यू में मैं जवाब ही नहीं दे सका। इंटरपर्सनल स्किल्स, सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होती है, वो पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोच के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते कि इनका तो फायदा नहीं है। एक ऐसा पर्सन जिसने 8 साल 10 साल किसी भी जगह पर लगाए हुए हैं, दीज आर दी रीजंस जिनकी वजह से हम फेल होने वाले हैं। और हम जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट सोचना शुरू कर देंगे तो फिर हम नई चीजें भी करेंगे। कि मिलेनियल्स वर्सेस जेनजी, बहुत सी जब जेनजी ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया, ये इसमें कसूर नई टेक्नोलॉजी का नहीं है। अपने आप को री इवेल्युएट करते रहना चाहिए। हर चीज एक दफा वन टाइम नहीं होती। व्हाई डोंट वी वांट everyone to succeed in our society? कि जब पेरेंट्स कंपेयर करने लग जाते हैं ना बच्चों को, एक्सपोयर, जब ये भी एक्सपोयर सही है ना। अच्छा, टॉपिक से ज्यादा टेंशन देते हैं ये बैकबैंड? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। वो मैं ऑन एयर नहीं बता सकती। कुछ वायरल जाने वाला भी बोल रहे हैं। वो ऑन एयर नहीं बताया जा। Assalamualaikum friends, this is your host and host Zarish Nizami and you are watching Coffee with Z। जहाँ करते हैं हम टेडी थोड़ी बहुत खोज with a little bit of fun as well। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उस फाउंडेशन से जहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। एक ऐसी फाउंडेशन जो कि डिग्रीज क्रिएट नहीं करती बल्कि डायरेक्शंस बनाती हैं। To be honest, I don't have words to describe her. She doesn't have such fancy titles like CEO, founder or chairperson, but is the person who has given many such titles to our industry. This has sparked in me and ignited me when I was a student and been one of my inspirational lady. संग बेकीमत तराशा और जोहर कर दिया, खाका तस्वीर था मैं खाली अज रंगे हयात, यूं सजाया आपने मुझको के कैसर कर दिया। So let's welcome my जोहरे शनास मिस सदीका खान। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? Just looking like a wow as always, माशाल्लाह से। Thank you so much. Thank you for inviting me. It's an honor for me। इतना मजे का, इतना एक्साइटिंग सा इंट्रो दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बेसिकली जो है ना, आपके आने से मैं जो है एक्साइटेड हो गई हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि मेरी प्रोफेसर रही है। तो मुझे सबसे पहले बताएं कि माशाल्लाह से इस ग्लो का क्या राज है? ये तो आपकी देखने वाली आंख में होता है। नहीं, माशाल्लाह से मैंने इसको देखा है और ये स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि शी इज़ लाइक माशाल्लाह से सो ग्रेसफुल और सो एनर्जेटिक ऑलवेज। आज हमारी जो कन्वर्सेशन है वो भी इंशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत होने वाली है। तो हम ज्वाइन करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी कन्वर्सेशन को। अच्छा जी मिस, मुझे सबसे पहले बताएं कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है अभी करंटली, आप उससे कितना सेटिस्फाइड है? एजुकेशन का सिस्टम देखिए, पहले हम जनरल बात करते हैं। हम किसी भी सिस्टम की अगर बात करें, उसमें हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, हमारा फैमिली सिस्टम हो सकता है। उसमें कभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। किसी भी सिस्टम में कुछ सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। कुछ उसमें चैलेंजेस आ रहे होते हैं, कुछ उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। अब अगर स्पेसिफिक एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम भी कोशिश करता है हमेशा अपनी पेस ठीक रखने की। जो हमारी लाइफ की पेस है, हमारी जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारे जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, काम करने के तरीके चेंज हो रहे हैं, जाहिर है वो हमेशा उतनी तेजी से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता। तो ये एक प्रॉब्लम तो है हमेशा से कि हम उतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते। हम अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को उसके साथ पेस के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिज़ाइन होता है ज़रा स्ट्रक्चर्ड तरीके से। एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ है ना एजुकेशन की लाइफ, कि आपने एक जगह पर एडमिशन लिया है, आपको पता है 4 साल की डिग्री है। फॉर एग्जांपल हम BS की बात करें, उसमें सेमेस्टर्स हैं, हर सेमेस्टर का कितना ड्यूरेशन होगा। ये लाइफ बहुत स्ट्रक्चर्ड है। और जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है वो इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। तो एक मेन फ़र्क जो है वो तो इस तरह का ही आ जाता है ना, स्ट्रक्चर्ड से नॉन स्ट्रक्चर्ड की ट्रांजिशन
सो बस यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कोशिश करता है अपने आप को अडेप्ट करने की चेंजेस के साथ साथ। लाइक कोशिश कितनी कामयाब होती है, कई दफा कुछ जगहों के ऊपर तो आप कितना सेटिस्फाई हैं, लाइक अगर आप रेट करें आउट ऑफ 100 तो व्हाट अच्छा डू यू देखिए, थिंक? नहीं इसमें ना ये बहुत मुश्किल है ये बताना। अच्छा। उसकी वजह ये है कि एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज है ना, Exactly. उसके अंदर बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, उसके अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अंदर HEC है, उसके अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स टीचर्स हैं। तो अब हम अगर सबको मिला के तो स्कोर नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शायद मैं खुद रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो उनको तो मैं काफी हाई स्कोर कर, किस लिहाज से, वो इस लिहाज से इसलिए नहीं कि मैं खुद टीचर हूं, मैं इसलिए स्कोर हाई करती हूँ क्योंकि उनकी बहरहाल पूरी कोशिश होती है कि जो हमारे पास सिस्टम की कुछ ऐसी है ना लिमिटेशंस, उनके अंदर रहते हुए भी जितना अच्छे तरीके से नॉलेज इम्पार्ट किया जा सके, जितने अच्छे तरीके से स्किल्स दी जा सकें, वो देने की पूरी कोशिश करते हैं। ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें, उनमें स्लो चेंजेस होती हैं, उससे ज़्यादा जल्दी होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट जल्दी होनी चाहिए। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है ना, वो ये है कि जब ऑटोनॉमी होती है ना टीचर्स के पास, तो कम से कम टीचर्स फिर वो वाली ऑटोनॉमी को यूज करते हैं पॉजिटिवली, ताकि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकें, स्टूडेंट्स के लिए स्किल बेहतर लेकर आ सकें। अच्छा, आपने अभी एक स्ट्रक्चर्ड का जिक्र किया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। तो द थिंग इज दैट कि हम 16 ईयर्स जो है ना वो अपना स्पेंड करते हैं एजुकेशन पे, और होता ये है कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं या रियल लाइफ में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, तो हम बिल्कुल से ब्लैंक हो जाते हैं। वी डोंट नो कि हम क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें। वैसे लगता है कि जैसे वो वाली जो लाइफ है ना वो तो बस वहाँ पे ख़त्म हो गई है, अब तो हम किसी नई ही दुनिया में आ गए हैं, तो अब हम कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे देखेंगे। तो इसको कैसे देखती हैं, लाइक एकेडमिक लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको किस वे में डिफरेंस नजर आता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। ये बल्कि मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ कि ये मेरे अपने साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब हम पढ़ रहे होते हैं और हम कहते हैं कि जी ये तो दुनिया शायद हमने चेंज कर देनी है, हमें इतनी स्किल्स आ गई हैं, हमने ये भी पढ़ लिया है, हम जाएंगे और जाते ही शायद कोई ना इनकलाब ले आएंगे। हाँ, लेकिन जैसे ही आप जाते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जो एकदम से पहला वाला कंफ्यूजन और इस तरह की आती है, तो वो मुझे भी आई। मैंने यार ये तो मतलब मैं अपने आप को बड़ा कोई सुपर किस्म का स्टूडेंट समझती थी कि मैंने तो सारे उसमें कोर्सेज में बड़े अच्छे ग्रेड्स लिए हुए हैं और मैंने तो जाके पता नहीं क्या कर देना है। लेकिन वो पहली कंफ्यूजन ये आती है कि अच्छा वो वाली जो हमने सब कुछ सीखा था या जैसे हम सोच रहे थे कि होगी वर्क प्लेस, ये तो उससे डिफरेंट है। मतलब एक कंफ्यूजन होती है कि क्या हम ठीक नहीं है या ये चीजें ठीक नहीं है या जो हम करके आए हैं वो कितना रेलेवेंट है, सीखा है, ये तो मैं सिखाया ही नहीं था। हाँ, और जो इतना कुछ सिखाया था उनमें से तो बहुत सी चीजें हम यहाँ पर शायद पता नहीं अप्लाई कभी होंगी भी या नहीं। बल्कि इससे वो मुझे एक मीम का ख्याल आया। अच्छा। वो आमतौर पे आपने देखी होगी ना कि डे 418 विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एट माय वर्क प्लेस। तो ये बड़ी रियलिटी है कि हम सोचते हैं ये हमने क्यों पढ़ा था और ये हमने क्यों याद किया था। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कंफ्यूजन है। लेकिन अब जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये वाली जो कंफ्यूजन है ना, ये कोई बग नहीं है, ये एक फीचर है। ठीक है, ठीक है, इट्स अ फीचर। हाँ, इट्स अ फीचर फॉर ग्रोथ। इससे देखें, जब आपको ये एक शॉक मिलता है, ये बड़ी नेचुरल सी बात है। मतलब किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद ये उसी के साथ हो रहा है या शायद ये ऐसा है कि हमने कुछ ठीक पढ़कर नहीं आए या हमें ठीक पढ़ाया नहीं गया। ये कॉमन है और ये सिर्फ हमारे यहाँ पर भी नहीं है। ये मैंने क्योंकि अगेन जैसे आपको कहा कि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया, उसके बाद क्योंकि मेरा एरिया जो है वो मैनेजमेंट साइंसेस से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड है, मैंने फिर इसके ऊपर कुछ पढ़ना भी शुरू किया। तो ये दुनिया के बहुत से एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इस किस्म की स्टडीज मौजूद हैं, एकेडेमिया इंडस्ट्री गैप। तो और जैसे मैंने शुरू में स्ट्रक्चर्ड की बात की है, तो उस गैप का एक जो एस्पेक्ट है ना वो शायद यही है कि वो लाइफ बड़ी स्ट्रक्चर्ड होती है, उसके अंदर हम बहुत सी चीजें नहीं सिखाई जा रही होती, उसमें हम थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि थ्योरेटिकल फाउंडेशन होगी तो उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल बिल्ड कर ही लेंगे। लेकिन जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, जाहिर है वो आपकी थ्योरी नहीं चेक कर रही होती, वो तो पहले दिन से ही आपसे आउटकम मांग रही होती है ना। तो यहाँ की इवैल्यूएशंस वहाँ की इवैल्यूएशंस में फर्क होता है। यहाँ पर जैसे अच्छा, और ये जो डिफरेंस है, ये हम तो यहाँ पे डिस्कस करें ना प्रैक्टिकल लाइफ का एजुकेशन
एजुकेशन लाइफ के साथ अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाएं, जब बिल्कुल बच्चे घर पे होते हैं वो एक फेज था, फिर उन्होंने पहली दफा स्कूल जाना शुरू किया तो भी तो एक शॉक लगता है, आपको लगता है लाइफ का ये अगला, और ये अगला फेज आ गया ना, मुझे सुबह उठना पड़ रहा है, क्यों उठा देती है? एग्जैक्टली, सुबह उठना पड़ रहा है और पता नहीं किस तरह के लोगों को देखना पड़ रहा है, इतने ज्यादा लोग तो हमने कभी देखे ही नहीं थे वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम उस फेज से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। उसके बाद फिर अगली हाई स्कूल में चले गए, हाई स्कूल में जाके लगता है कि नहीं नहीं ये तो चीज़ें, हालांकि था वो भी एजुकेशन सिस्टम ही, बट स्टिल चीज़ें बड़ी चेंज होती हैं। अब टीचर्स के बिहेवियर बड़े फ़र्क हैं, अब लोगों की आदतें बड़ी फ़र्क है, लोग कितने मुख्तलिफ हैं, वो नेक्स्ट फेज़ है। तो अगर हम इस तरह से फेजेस के लिहाज से देखें ना, तो फिर हमें ये कोई बहुत अजीब बात नहीं लगेगी। हमें ऐसे देखना चाहिए मेरे ख्याल में कि जो यूनिवर्सिटी लाइफ थी, एजुकेशन लाइफ है, वो एक फेज़ है, उसके बाद अब हम अपग्रेड हो गए हैं, अब हम एक नेक्स्ट फेज़ में चले गए हैं। तो अब नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे तो नेक्स्ट चैलेंजेस तो आएंगे ही, और जो नेक्स्ट चैलेंजेस आएंगे वो अब हमें कैसे देखने हैं, कैसे फेस करने हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। बिल्कुल बेस्ट है, आपने चैलेंजेस का जिक्र किया और बताया कि हर फेज में आपको डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लाइक लेट्स सपोज कि हमने ग्रेजुएशन कर ली है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है जॉब सर्चिंग पे, या हम कहते हैं कि इंटरव्यू के प्रोसेस से हम स्टार्ट करते हैं। हमने सारा कुछ सीख लिया जी, हमें मोबाइल ऐप्स बनाना आ गई हैं, वेबसाइट्स बनाना आ गई हैं, CRMs और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हम बड़े एक्साइटेड हैं कि हमसे अब कोई बनवा ले और हम इनकलाब ला दें। लेकिन जब हम जाते हैं इंटरव्यू में जाते हैं और वहाँ पे जाके हमसे पूछा जाता है कि यस ये जो आपने बनाया है कि आपने कैसे बनाया है, तो हम खामोश हो जाते हैं। तो क्या कहती हैं, लाइक क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? अच्छा, ये आपका क्वेश्चन इस लिहाज से है कि टेक्निकल स्किल्स उनके पास हैं, लेकिन उनको जाके उनमें कॉन्फिडेंस Exactly. उस वक्त शेक हो जाता है, कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं कर पाते। हाँ एग्जैक्टली। उसकी एक रीजन जो मैं समझती हूँ ना, वो ये समझती हूँ कि शायद स्टूडेंट्स ना ज़्यादा एम्फेसिस, जो टेक्निकल डिग्रीज हैं उसमें वो ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे होते हैं अपनी टेक्निकल स्किल्स पे। उनका माइंडसेट कुछ इस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल, अब अगेन यहाँ पे जो हमने शुरू में एजुकेशन वाली बात की थी, एजुकेशन सिस्टम की कोशिश है कि हम आपको एक वेल राउंडेड ग्रेजुएट बनाएं। हमने कोशिश की आपको कम्युनिकेशन के कोर्सेज देने की भी, हमने कोशिश की आपको मैनेजमेंट के कोर्सेज देने की, और इस तरह की चीज़ें भी ना। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स कई दफ़ा ये सोच रहे होते हैं कि शायद हमारा क्योंकि डिग्री टेक्निकल है तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है ना हमारे लिए वो टेक्निकल स्किल्स ही हैं। मुझे प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, मुझे कोडिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, टेस्टिंग अच्छी आनी चाहिए, उसकी डिप्लॉयमेंट कैसे होनी है, मतलब ज़्यादा चीज़ें जो है ना उसकी बेस पे। और उस वक्त ना वो ये भूल रहे होते हैं कि ये साथ साथ जो बाकी स्किल्स है ना ये भी बड़ा ज़रूरी हैं। और इस वजह से ये जो आप बात करिए ना, वो एकदम से उनको जाके लगता है कि मेरे इतने अच्छे स्कोर आए हुए हैं और इंटरव्यू में मैं जवाब ही नहीं दे सका, मैं बात ही नहीं कर सका, और वो मुझे दोबारा कॉल ही नहीं आई नेक्स्ट इंटरव्यू की। तो वो अक्सर क्योंकि उनका थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस हो जाता है टेक्निकल स्किल्स पे, नॉन टेक्निकल स्किल्स पे भी फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, नॉन टेक्निकल स्किल जिसमें सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल्स में आपकी कम्युनिकेशन भी आ जाती है, आपको आपकी पीपल स्किल भी आ जाती है ना, कि लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, उन्हें कैसे अंडरस्टैंड करना है, सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होती है, जब हम मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें उनकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को कैसे देखना है, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। कई दफ़ा तो वर्क प्लेस पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो टेक्निकल नेचर के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, वो पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो वर्क स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक तो ये भी है कि आहिस्ता आहिस्ता ही आती हैं। ये हम जितनी भी कोशिश कर लें कि हम वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर ही ये चीज़ें सिखा पाएँ, उसमें ग्रुप्स तो बनते ही हैं ना। बिल्कुल, जैसे ग्रुप में काम कर रहे होते हैं उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उसमें भी होता है कि एक पर्सन सारा काम कर रहा है, बाकी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। एग्जैक्टली। और लेकिन कई दफा झगड़े भी हो जाते हैं ना, वो ग्रुप टूट गया, टीचर के पास जाके कह रहे हैं कि जी तुमने उससे बात क्यों कर ली, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनूंगी, काम तो हम सब ने किया था, प्रेजेंट उसने कर दिया, उसने मेरी शिकायत लगा दी। एग्जैक्टली। असल में जो डिफरेंस है ना वो ये है कि वहां पर आपका स्टेक कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, आपका फियर फैक्टर या रिस्क फैक्टर इतना ज्यादा नहीं होता एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि बहरहाल वो एक सेफ सिस्टम बनाया गया है आपके लिए। हाँ, आपको हमेशा पता है कि हम कोई भी इशू लेकर जाएंगे तो बहरहाल कोई ना कोई टीचर उसको रिजॉल्व भी कर देगा, आपकी हेल्प करने के लिए भी कोई ना कोई अवेलेबल होगा। जब आप वर्क प्लेस पे जाएंगे तो यू आर इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबल, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वहां पर आप उस तरह से नहीं सोच सकेंगे कि हम टीचर के पास जाके शिकायत लगा रहे हैं और टीचर कहेगा चलो ठीक है मैं मसला रिजॉल्व कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ना हम देखते हैं एक्चुअली लाइक स्टूडेंट्स या जो पर्सन्स हैं, दे
डोंट नो कि हर कंपनी में ना एक कल्चर भी होता है, और उस कल्चर को फॉलो करना और उसके अकॉर्डिंग जो है ना खुद को अडॉप्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कैसे करते हैं और किस तरह से करना है, जो है हमारी अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, उनको हमने कैसे रिपोर्टिंग करनी है, काम हम कर रहे होते हैं। लाइक मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ कि हम वहाँ पे बैठे बैठे जो डेवलपर्स थे या जो लाइक उस तरह की पर्सनैलिटीज़ के हमारे बच्चे थे बेचारे, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भी क्रेडिट वो बॉस ले जाता है, उनका लीडर ले जाता है सो कॉल्ड। तो उनको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो एज अ स्टूडेंट लाइक क्या करना चाहिए, अपने एंड पे क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, ये जैसे मैंने कहा ना कि क्योंकि सिविरिटी फर्क होती है एजुकेशन एनवायरनमेंट की और प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट की, तो एक ये एक्सपेक्टेशन रखना कि इन सब चीजों के लिए एजुकेशन सिस्टम हमें तैयार कर देगा, ये शायद ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं एजुकेशन सिस्टम से। क्योंकि देखें, हम एक बेस जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम है तो बेस प्रोवाइड करा ना, जैसे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अच्छा सा इंस्टॉल कर दिया, अब ऊपर एप्स जो है वो आपने खुद से करते रहना है। तो ये उसी तरह की है, आपको बेस प्रोवाइड कर दी जाएगी, कर देनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम को, और उसके बाद आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ लर्निंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स की। और ये कि वो चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस से आती हैं। आपको पढ़ना चाहिए, आपको एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलना चाहिए, ताकि ये जो चीज़ आप एक जगह पे जाके बहुत सी गलतियां करके सीखें, वो आप लोगों से सीख लें। अच्छा, एक और यहाँ पे मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस फॉरम के उससे बताना चाहूंगी, यूनिवर्सिटीज में जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जी जी, उसमें भी कई स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोच के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते कि इनका तो फायदा नहीं है। तो ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आई वाज वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स जिसमें जिसमें अगर कोई सेशन हुआ है, चाहे सॉफ्ट स्किल्स का कोई सेशन है, कोई पैनल डिस्कशन हो रही है, कोई रोल प्ले किया जा रहा है, कोई और एग्जीबिशंस हो रही हैं, बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि शायद इनकी क्या फायदा है, इनकी क्या जरूरत है, हमने तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मतलब हमें क्या, कैंटीन में बैठ के चाय पीते हैं, लेकिन करते हैं। ये जो सब चीजें है ना, ये आपका एक्सपोजर बढ़ा रही होती हैं। तो ये जो आपने ये सवाल किया ना कि वहां पर कोई आपका क्रेडिट ले गया, वहां की प्रैक्टिस इस तरह की हो रही हैं, जब आपने इतने, और वहां पे मुख्तलिफ लोग आए होंगे ना, कोई पैनल डिस्कशन है, उसमें हमने डिफरेंट लोगों को बुलाया, कई ऐसे सेशन होते हैं जिसमें इंडस्ट्री से भी लोग आते हैं, चले बहुत ज्यादा आपके रेलिवेंट नहीं भी हैं, अगर आपको लगता है, लेट्स से, स्टिल आप उनको आपसे सीखने का मौका मिलता है। एक ऐसा पर्सन जिसने 8 साल 10 साल किसी भी जगह पर लगाए हुए हैं, उसके जब आप बात सुनेंगे, उसके साथ जब आप इंटरेक्ट करेंगे, तो आप वो सब कुछ सीखेंगे। तो उसने भी गलतियां की होंगी ना, उसके साथ भी कुछ हुआ होगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप जितना अपना एक्सपोजर इनहेंस करते हैं, आप ऑटोमेटिकली इस तरह की सिचुएशंस के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं। क्रेडिट कोई और ना ले जाए, लाइक पुलिंग हो रही हो तो क्या करना चाहिए, इस तरह की चीजें। हाँ, ये आपने लाइक बहुत खूबसूरत बात की कि हमें दूसरों की लाइफ से या उनकी जो फेलियर्स हैं उनसे भी जाना काफ़ी लेसन्स मिलते हैं। अगर हमें पहले पता चल जाए कि लाइक दीज आर दी रीजंस जिनकी वजह से हम फेल होने वाले हैं, और हम उसको किसी तरीके से कंपनसेट कर लें या पहले उसके ऊपर वर्किंग कर लें, हमारे चांसेस कम हो सकते हैं। अच्छा, अभी आपने ना थोड़ा सा जिक्र किया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें एजुकेट नहीं कर सकता उस वे में कि हाँ सारी चीज़ें हमें नहीं सिखा सकता, लेकिन इतना थोड़ा सा हाँ एक बेस प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ना हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स या हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, लाइक 18 ईयर्स, लाइक बड़ा साल है 18 ईयर्स आपने इस दुनिया में आके स्पेंड कर ली है। अगर आप फॉरेनर्स को देखें ना, तो वहाँ के बच्चे ना 18 साल में अपना पहला बिजनेस करके फेल हो चुके होते हैं। और हमें अभी यही नहीं पता कि लाइक जिंदगी में होता क्या है या प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि देखें, ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है, इंडिविजुअल्स का अपना फॉल्ट है? नहीं, अगर हम सोसाइटी का फॉल्ट है, स्पेशल अपने इन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहें, तो देखें हर कल्चर एक तरह से वर्क नहीं करता ना। लोगों का माइंडसेट क्या है, लोग चीजों को कैसे देखते हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अब अगर हम अपने ओवरऑल सोसाइटी में देखें, तो ओवरऑल सोसाइटी में कितने % लोग हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं या रिस्क ले सकते हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है हमारा कल्चरल डिफरेंस। जिस कल्चर की आप बात कर रही हैं, जहाँ पर 18 में बच्चे इंडिपेंडेंट भी तो हो जाते हैं ना, उन्हें ये बात पता होती है कि जैसे ही हम 18 के हो गए हैं, अब हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने खुद अर्न करना है, हमने अपनी लाइफ खुद ड्राइव करनी है। उसको अगर हम अपनी सोसाइटी के साथ रखें, तो यहाँ पर तो हम 30+ हो जाते हैं बच्चे वो स्टिल जो है डिपेंडेंट होना, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और ये कि इवन वो शादियां उनकी हो गई हैं, तो उनके आगे से बच्चे भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं।
अच्छा, इसमें यहाँ पे मैं ये नहीं कह मेरा मतलब ये है कि उनको अलग हो जाना चाहिए और साथ में रहना चाहिए, मतलब वो तो जाहिर है फैमिली लाइफ एक अच्छी लाइफ है। नहीं, ये मैं आपसे बुलवाऊंगी। मैं मेंटली डिपेंडेंट होने की बात कर रही हूँ कि हम मेंटली डिपेंडेंट रहते हैं ना, हम बड़े नहीं होते उस तरह से। तो जब हम ये ओवरऑल हमारे कल्चर का एक इशू है या एक एस्पेक्ट है, आप समझ लें, इशू नहीं कहना चाहिए, नेगेटिव है, हमारे कल्चर का एस्पेक्ट है। तो ये डिफरेंस उस लिहाज से है। हम जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट सोचना शुरू कर देंगे उतनी जल्दी ये वाली चीज़ आ जाएगी कि हमें पता होगा कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, अब वो रिस्पॉन्सिबल अगेन सिर्फ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल नहीं, अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें ना, तो हमें ये हो रहा होता है कि हम कोई काम करते हैं और उसके बाद फौरन कहीं ना कहीं रिफ्यूज ढूंढने चले जाते हैं कि नहीं नहीं एक्चुअली ये इस वजह से हो गया, ये इस वजह से हो गया। हम अपने एक्शंस के कई दफ़ा कॉन्सिक्वेंसेज से को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो असल में ये यहाँ से शुरू होता है। तो ये तभी होगा यहाँ पर भी जब शुरू से हम इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे एज अ सोसाइटी कि नहीं, हमें अपने बिहेवियर्स, अपने कल्चर, अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना है और सोच समझ के काम करने हैं, तो फिर हम नई चीजें भी करेंगे। क्योंकि आप देखें ना, अगर तो मुझे ये पता है कि मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे कहा है, और अगर वो खराब भी हो गया तो मैं इजीली आपको कह दूंगी कि देखें आपने मुझे कहा था और ये खराब हो गया। लेकिन जब मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगूंगी तो मैं सोच के लूंगी और मुझे पता होगा कि ये मेरे ऊपर ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सो इसमें सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, इसमें ओवरऑल सोसाइटी का है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा अब चेंज हो रही है थोड़ा सा पिछले कुछ अरसे में, अगर मैं देखूं, एक स्टडी थी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कि मिलेनियल्स वर्सेस जेन जी। मिलेनियल्स जो है वो कम रिस्क टेकर थे। एक स्टडी हुई थी, वैसे तो ये भी अगेन स्टडी भी अमेरिकन ही है उसमें, लेकिन स्टिल रेलिवेंट है। उसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें मिलेनियल्स के लिए ये था कि उनमें से कम लोग थे जो रिस्क टेकिंग करते थे, वो रिस्क टेकिंग नहीं कर रहे, वो चाहते थे कि वो अपना बिजनेस करें, कोई एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी करें, बट स्टिल उनको वो क्योंकि कम रिस्क लेना चाह रहे थे, तो इस वजह से बहुत से लोगों ने चाह कर भी ऐसा नहीं किया। लेकिन बहुत सी जब जेन जी ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया, बड़ा डिफरेंट क्लियर पैटर्न नजर आया कि जो जेन जी है वो ज्यादा रिस्क टेकर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकती है, लेना चाहती है। और इसीलिए आप देखें कि अब बहुत से लोग ये सोचने लग गए हैं। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के उसमें भी देखूं ना, तो कुछ अर्सा पहले अगर एक क्लास में 40-45 लोग हैं और मैं कभी पूछती थी कि आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं खुद से कुछ करना, तो शायद कोई एक दो हाथ खड़े होते थे। लेकिन अब उस तादाद में कंसिडरेबली इजाफा हो रहा है। सो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। सो इट्स गुड। जबरदस्त। अच्छा, अभी सोचने की आप बात कर रही थी, और सोचने को ना लाइक आई वुड से कि मेरा पर्सनल है, लाइक हम देख रहे हैं कि जो एआई आ गया हुआ है या ये टूल्स आ गए हुए हैं, जीपीटी आ गया हुआ माशाल्लाह से, तो सोचने का काम जेन जी ने भी, जेन जी की अगर हम बात करें कि लाइक दे आर रिस्क टेकर्स, तो उन्होंने सोचने का काम ना कम कर दिया, और सोचने का काम कम कर दिया है। और इसकी वजह से डू यू थिंक कि वो लेस प्रोडक्टिव हो जाएंगे, या जो भी हम बात कर रहे हैं कि यस उनके पास नए आइडियाज होंगे, रिस्क टेकिंग होंगे, तो थोड़े से लेजी हो जाएंगे, या वो अपने ब्रेन को लाइक हम सोचना ही छोड़ देते हैं, ठीक है सारा कुछ यही कर देगा, ये टूल कर देगा। तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं? अच्छा, इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि जब भी अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें ना, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग यही सोचते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसकी वजह से अब लोग जो है वो लेजी हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, वो इस पे डाल देंगे। और फियर भी होते हैं ना कई दफ़ा लोगों के कि इसकी वजह से जॉब्स कम हो जाएंगी, इस तरह की सब चीज़ें। लेकिन अगेन हमें हिस्ट्री ने ही बताया है कि ये डिपेंड करता है कि आप उस नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना अच्छा करते हैं। आप उसको वाकई इस तरह से यूज़ करते हैं कि आप ही को रिप्लेस कर दे, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपने उसको ठीक ही यूज़ नहीं किया। ये इसमें कसूर नई टेक्नोलॉजी का नहीं है, फिर तो कसूर आपका है अगर उसने आपको रिप्लेस कर दिया। सो ठीक है, कुछ स्टडीज ऐसी हो रही हैं जिसके अंदर अभी इनिशियली ऐसे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं कि थोड़ी क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी शायद लोगों की कम होती जा रही है सोचने की। लेकिन अगेन ये यूजेज पर डिपेंड करता है। अगर हम इसको थॉटफुली यूज करें, माइंडफुली यूज करें, तो हम इससे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें। अच्छा, इस पे एक छोटी सी एग्जांपल है। अगर आप कैलकुलेटर यूज करें, तो कैलकुलेटर आपकी कैलकुलेशंस के लिए सपोर्टिव होना चाहिए ना, वो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो बिल्कुल उसी तरह से ही है, जो चैट जीपीटी है वो कैलकुलेटर है आपकी थिंकिंग के लिए। तो आपके अंदर कुछ होगा
तो वो आपके लिए बेहतर यूज कर सकेगा। अदरवाइज अगर वो आपको रिप्लेस कर गया तो फिर आप नहीं होंगे, हम उसी से बात कर रहे होंगे बल्कि हम भी नहीं होंगे नहीं, मेरे ख्याल है यूज करना चाहिए, यूज बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसको हमेशा ये सोच कर यूज करना चाहिए कि ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये मेरी हेल्प के लिए है, ये मुझे सपोर्ट करने के लिए है, हाँ मुझे रिप्लेस करने के लिए नहीं है। तो अपनी क्रिएटिविटी रखनी चाहिए, अपने जेन्युइन आइडियाज रखने चाहिए, और सिर्फ जो स्पीडी काम करने के लिए या ऐसी चीज़ें जिसके अंदर टाइम लगाने से बेहतर है कि आप कोई और क्रिएटिव चीज़ कर लो, उसके लिए ज़रूर यूज़ करना चाहिए उनको। तो इसमें हम बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि लाइक हम क्रिएटिव भी रहें और हम जो है ना लाइक उसको भी यूटिलाइज कर लें, या जो हमारे टूल्स हैं उनको भी हम यूटिलाइज कर लें। अच्छा देखें, ये जो बैलेंस की आप बात करिए ना, ये तो लाइफ में हमें हर चीज़ के अंदर ऐसे ही बैलेंस रखना है ना, और इसके लिए जो मैं समझती हूँ सोल्यूशन है वो तो यही है कि हमें हमेशा अपने आप को री इवेल्युएट करते रहना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं हमें थॉटफुली करना चाहिए, माइंडफुली करना चाहिए, और आज आप ट्रैक करो कि आप लाइक दोनों चीजें कैसे लाइक बैलेंस कर रहे हो। हाँ, क्या मैं अपना हाँ, मैं आपको ये बताने लगी हूँ ना कि अच्छा बैलेंस हम ऐसे कर सकते हैं कि हम माइंडफुल रहें अपनी प्रैक्टिसेस में, और ये लाइफ की हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल, हमें ये पता है कि हम अगर हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो हम कोशिश करते हैं ना कुछ कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई ना कोई स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे होते हैं कि हमने ये वाली ऐप्स को स्नूज कर देना है, हमने टाइमर लगा लेना है, इस तरह से करना है, और अगर हम उसको अचीव कर लें उस बैलेंस को, तो हम बड़े खुश होते हैं कि अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम वो सोचना छोड़ दें कि हमने ये बैलेंस अचीव करना है, तो थोड़ी देर बाद दोबारा हम उसी तरह से हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखें, हर चीज़ एक दफ़ा वन टाइम नहीं होती। अगर आप ये यूज कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी भी रहे और स्टिल आप टूल्स को यूज करते रहे, तो आपने इसके लिए थॉटफुल रहना है, और आपने जब भी उसको यूज करना है उसको ये देखते रहना है कि कहीं ये मेरी सोचने की सलाहियतों को कम तो नहीं कर रहा। उसका एक तरीका ये है कि हम एक पूरा दिन यूज ना करें, मतलब एक दिन मैं यूज नहीं कर रही कोई भी एआई टूल, और उस दिन मेरे पास जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो मैं खुद कर रही हूँ। कोई ईमेल का जवाब देना है तो मैं खुद दे रही हूँ। बहुत खूबसूरत बात कर रही हैं आप, जबरदस्त। अगर मुझे कोई प्रपोजल इवेल्युएट करना है तो वो मैं उसके बगैर खुद से कर रही हूँ। एग्जैक्टली द थिंग इज दैट कि जब हमारे हाथ से वो चीज़ निकल जाती है, या कभी हमें इंडिपेंडेंटली भी कुछ जैसे कि ईमेल राइटिंग करनी पड़ जाती है, या कोई ऐसा काम करना पड़ जाता है कि जब हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो देन वी शुड बी एबल टू डू दैट। ये आपका सेल्फ टेस्ट है। मैं सेल्फ टेस्ट असल में कहना चाह रही थी, ये आपका सेल्फ टेस्ट है कि आप कितना डिपेंडेंट है। तो अगर तो आपको लगता है कि हाँ उसके बगैर भी ऐसी बात नहीं है कि मैं ईमेल का जवाब ना दे सकूं, मैं प्रपोजल इवेल्युएट ना कर सकूं, मैं कुछ नया आइडिया पॉलिश नहीं कर सकूं, तो अगर आपको उसको बंद करने के बाद लगता है कि नहीं आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब आपको जो है वो ब्रेक की ज़रूरत है, अब आपको अपने आप को रीसेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, और आप थोड़ा सा एआई डिटॉक्स करें ताकि आप अपनी जो थिंकिंग है, अपनी क्रिएटिविटी है, उसको रीगेन करें। क्या ज़बरदस्त, आपने मुझे और ऑडियंस को बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया, और मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगी। ये हमें वाकई एक दिन ऐसा रखना चाहिए कि हम सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के खुद को देखें कि यस हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा अच्छा, अभी हम अभी सोचने की और माइंडसेट की बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा ना पूछना चाहती हूँ, ये जो हमारे माशाल्लाह से टॉपर्स होते हैं, एक ये भी चीज़ हम लोगों ने रियलाइज़ की और देखा है कि टॉपर्स उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा वो एकेडमिक लाइफ में परफॉर्म करते रहे हैं। लेकिन अगेन मैं दोबारा थोड़ा सा पुराने टॉपिक की तरफ आ रही हूँ कि अगेन वो जब दोबारा उस इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो उस तरह से कंपटीशन को नहीं कर पाते, जैसे में भी चले जाते हैं। एग्जैक्टली स्ट्रेस में चले जाते हैं। वो जाके देखते हैं कि भाई हम तो 90+ मार्क्स लेते होते थे, हम 2-2 मार्क्स के लिए जाते होते थे टीचर्स के पास तो अभी ये तो हम कैसे करें, किस तरह से करें, और कैसे हम सर्वाइव करें, कैसे उस कंपटीशन में हम अपने जो है ना एक जगह बना के रखें। अच्छा, इसमें ऐसा है कि देखें, 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है अबंडेंस माइंडसेट और एक होता है स्कार्सिटी माइंडसेट। तो एक जो लोग समझते हैं अबंडेंस माइंडसेट क्या है कि जो लोग ये समझते हैं कि दुनिया में जो ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो काउंटलेस हैं,
और वो हर एक के लिए मौजूद है। तो मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे मिलेगा, जो कोई और कर रहा है वो उसको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी और को कुछ मिल रहा है तो मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन जो स्कार्सिटी माइंडसेट है वो ये कहता है कि रिसोर्सेज जो है ना वो स्कार्स हैं दुनिया में, अगर वो किसी और को मिल गए तो वो मुझे नहीं मिलेंगे जी। तो ये जो कंपेटिटिव नेचर है ना, जो आमतौर पे हमें टॉपर्स में नजर आ रही होती है, वो कंपेटिटिव नेचर कई दफा स्कार्सिटी माइंडसेट की तरफ ले जाती है हमें ये लगता है कि अगर ये जॉब या ये चीज किसी और को मिल गई तो इसका मतलब है कि मुझे शायद मैंने मिस कर दिया, मेरा नुकसान हो गया। ऐसा नहीं होता। इस वजह से फिर स्ट्रेस की तरफ आप चले जाते हैं ना। तो ये जो अबंडेंस माइंडसेट है वो इंसान को बहुत पीसफुल रखता है। वो ये रखता है कि जनाब ब्लेसिंग्स जो हैं वो अल्लाह ताला की काउंटलेस हैं, वो हर एक के लिए मौजूद है। जो मेरा राइट है, जो मुझे मिलनी है, जिसके लिए मैं एफर्ट करूंगा वो मुझे ही मिलना है, और जिसके लिए कोई और एफर्ट कर रहा है वो उसको मिलना है। सो इससे आपको थोड़ी सी वो जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाता है, आप जरा पीसफुल हो जाते हैं। और देखें, मैंने शुरू में जैसे कहा कि फर्क है ना हर लाइफ। ऐसे ये हमारा माइंडसेट और एटीट्यूड हमारा क्यों नहीं है? लाइक हम क्यों चाहते हैं ऐसे कि भाई ठीक है, अगर सेकंड पर्सन हमसे 1 मार्क्स ज़्यादा ना ले ले या 2 मार्क्स ज़्यादा ना ले ले या उसका कोई फ़ायदा ना हो जाए, व्हाई डोंट वी वांट everyone to succeed in our society? असल में ये जो डिफरेंस है ये हमारे ब्रॉटअप का डिफरेंस भी होता है, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस का डिफरेंस भी होता है। कई लोग जिनके देखें, जब इंसान हम जब 0 से लेकर 5 years तक होता है कोई भी बच्चा, तो एक्चुअली उसकी माइंड डेवलपमेंट तब हो रही होती है। उसकी उस वक्त क्या सर्कमस्टेंसेस हैं और उसने अपने इर्द गिर्द जब से आँख खोली है उसने चीज़ों को कैसे देखा है, उसके पेरेंट्स को उसने कैसे देखा है, रोल मॉडल्स उसके इर्द गिर्द किस तरह से रहे हैं। अगर उसके इर्द गिर्द हमेशा इसी तरह से रहा है कि फॉर एग्जांपल ये एक कैंडी पड़ी है और फटाफट मैं खा लूं, कहीं और कोई ले ना ले, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने लग जाती है। कि मतलब शुरू से अगर आपको ये लग रहा है ना कि चीज़ें कम है, रिसोर्सेज कम है और हमें कंपटीशन करना है, हमें एक दूसरे से ऊपर जाना है। इसमें थोड़ा सा मैं पेरेंट्स के हवाले से भी बात करना चाहूँगी कि जब पेरेंट्स कंपेयर करने लग जाते हैं ना बच्चों को, कि देखें उसने हमने आपको कितने अच्छे स्कूल में डाला हुआ है, उसके बच्चों के इतने ग्रेड्स आ गए, आपके कम ग्रेड आए, तो उससे भी बैक इन माइंड हमें लगने लग जाता है कि शायद ये चीज़ हाँ, कि अगर कोई और जो है वो नीचे होगा तो ही मैं ऊपर होऊंगा। तो ये शायद कई दफा ऐसा होता है इस वजह से। लेकिन देखें, ये तो बच्चों की बात है ना, कि जब हम बच्चे हैं तो आपको नहीं पता आपके इर्द गिर्द जिस तरह से लोग बिहेव कर रहे हैं वो इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन जब आप बड़े हो गए हैं, अब आप 18+ हो गए हैं, आप यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं, तो अब आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए अपने ऊपर कि अगर कुछ ऐसा है भी तो कोई बात नहीं, सो व्हाट, जो था वो हो गया। अब हमें अपने ऊपर वर्क करना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और अपनी अगेन एक्सपोजर, जब ये भी एक्सपोजर सही है ना, ये चीजें आपको पता ही तब चलेंगी जब आपका एक्सपोजर होगा। हम एक घर में रहते हैं तो हमें सिर्फ वही पता है जो हमारे इर्द गिर्द है। एक छोटी सी फैमिली है तो बस वही है, एक छोटा सा कॉलेज है तो शायद वही है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता आपका बड़ा होता जाता है ना एक्सपोजर, तो आपको पता चलता रहता है कि नहीं, दुनिया में चीजें और भी तरह की हैं, जिंदगी गुजारने के तरीके बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैंने सुना है सिर्फ वही हकीकत है। तो वो एक्सपोजर बड़ा काउंट करता है। और अडेप्टेबिलिटी, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, अपने एक्शंस पर भी क्वेश्चन करते रहें, सोचते रहें कि मैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। जब आपके अंदर ये वाली एक चीज आ जाती है ना कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह के सब इश्यूज आप रिजॉल्व कर सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आप सर्च भी करेंगे इर्द गिर्द कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, मैं अपने आप को और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। तो इस तरह की चीजें से अपने आप बिल्कुल आई थिंक सो। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक कि हम जो लाइक हैं अब हम यही हैं, जबकि ये चीज़ ट्रू नहीं है। इट्स नॉट ट्रू। जैसे हमने कुछ टाइटल्स भी दिए होते हैं कि वी आर इंट्रोवर्ट, वी आर एक्सट्रोवर्ट, तो आई थिंक सो कि ये भी चीज़ें उस तरह से नहीं होती। ये हमारा एक लाइक इन्वायरमेंट होता है स्टार्ट से जो कि हमें उस तरह से बना देता है, लेकिन हम खुद को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान को अपने आप को हमेशा एक ऐसी ही प्रोडक्ट समझना चाहिए जो डेवलपमेंटल फेज में, ठीक है, और उसने उसके फीचर्स अपग्रेड होते रहेंगे और हम कभी ऑब्सोलीट नहीं होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यस, ये इट्स ट्रू। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत पावरफुल बनाया और वो उसको अडॉप्ट कर सकता है अगर वो चाहे तो। बिल्कुल जबरदस्त।
चलो जी, हम ना इट्स द टाइम फॉर आवर मिनी रैपिड फायर। तो मैं इस समय एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आपको आंसर करना है। मेक इट रैपिड एंड ट्राई टू मेक इट फुल ऑफ फायर। चलिए, जी मुझे बताइए कि असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट्स किस चीज़ से ज़्यादा डरते हैं? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से। क्योंकि असाइनमेंट चैट जीपीटी से बन जाती है। तो मुझे बताएं कि अटेंडेंस लगा दें, मेरे से अटेंडेंस लगा दें, ये किस सेमेस्टर में जो है ना स्टूडेंट ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं? मिड डिग्री से ऊपर। मेरी डिग्री से तो उनको पता चल जाता है कि अब हम जो है ना कैफे जाके बैठ के तो अपने गपशप कर क्योंकि सकते उससे हैं। पहले उनको लगता है कि नहीं आना चाहिए, अटेंडेंस आएंगे तो लगेगी। आहिस्ता आहिस्ता उनको लगता है कि नहीं ठीक है, ना हो आके जाएगा, भी लग मैनेज सकती है। मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, टॉपर से ज़्यादा टेंशन देते हैं या बैक बेंचर्स? मुझे तो वैसे कोई भी नहीं टेंशन देता। या मैं लेती नहीं हूँ। अच्छी बात है। जी। फिर भी दोनों में से कौन ज़्यादा आपको टेंशन देता है? नहीं, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनके साथ हमेशा बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे लगता है उनमें इतने एनर्जीज होती हैं। और ये जो शुरू में आप पूछ रही थी ना ग्लो का क्या राज है, तो बेसिकली ग्लो का यही राज है कि मेरे स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं। बस ऐसे ही टीचर्स सबको मिल जाए ना, तो आई थिंक सो कि सारे जो है ना वो एंटरप्रेन्योर्स ही बन के निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि एक लाइन जो टीचर्स जो हैं वो कभी बोलते नहीं अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन बोलना चाहते हैं। अब ये तो आप कुछ बताएंगी, कुछ ना कुछ जो बोलना चाहते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स बोलते होते हैं, कुछ आप उनको कहना चाहती हैं लेकिन आप कहती नहीं है। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। ऐसी बहुत सी लाइन्स हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। एक बताए। शरारती स्टूडेंट्स को यस। नहीं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो टीचर की वो मैं इसके बाद बता रही है वो मैं ऑन एयर नहीं बता सकती। कुछ वायरल जाने वाला भी बोल रहे हैं। वो ऑन एयर नहीं बताया जाता। जो मैं सोचती हूँ कई बच्चों के बारे में। कुछ वी आर मेकिंग इट फनी ना। हाँ। So, लेकिन मैं जिस तरह से स्माइल कर रही है ना कि उनके माइंड में बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं। सही बात है। बताएं, आंसर तो कह रही है इसका। नहीं, वो ही कह रही थी कि वो जो उसके ट्रू आंसर थे ना वो बोले नहीं जा सकते। इसीलिए तो वो सिर्फ जहन में ही रहते हैं। बताएं, कुछ तो बताएं। नहीं, ये आंसर ये चेंज कर दे, या सोचते फनी नहीं होगा ना फिर। हाँ, फनी नहीं होगा। एवोल्यूशन में कोई फ्लॉ रह गया है। सुनना चाहते थे ना आप लोग। अच्छा, स्टूडेंट्स का कोई ऐसा एक्सक्यूज जो आपको बहुत इरिटेट करता है? ट्रैफिक में फंस गए थे, लेट हो गए हैं, असाइनमेंट जमा नहीं हो सकी टाइम पे। असल में मुझे ये होता है कि डेडलाइन को आपको सीरियस लेना चाहिए। तो वो ऐसे एक्सक्यूजेस अच्छे नहीं लगते। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस टेस्टिंग है या ब्लेसिंग है? ऑनलाइन क्लासेस नहीं, मज़ा नहीं आता। हाँ। अच्छा, बैक बेंचर्स ज़्यादा जीनियस होते हैं, मिथ है या रियल है ये? बैक बेंचर्स ज़्यादा जीनियस होते हैं। इट्स अ मिथ। क्या मुझे बता रही हो? इसके ऊपर हमने स्टडी नहीं की हुई है, तो मैं तो एक रिसर्चर हूँ। मैं रिसर्चर स्टडी के बगैर कैसे बताऊँ? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये इतना मजे का आंसर नहीं है। मैं वैसे फर्स्ट बेंचर थी। अच्छा, तो अब कह सकती हैं कि इट्स अ मिथ। अच्छा जी, अगर आप प्रोफेसर ना होती तो क्या होती? यस। अगर मैं प्रोफेसर ना होती तो मैं क्या होती? मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो है ना वो एक बिल्ट इन टीचर ही है। मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा ही रही होती, कुछ ना कुछ पढ़ा ही रही होती। वो पता नहीं सड़क के किनारे बच्चों को बैठे हुए पढ़ा रही होती है, कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रही होती। अच्छा जी, अगर आपको एक दिन के लिए स्टूडेंट बना दिया जाए अभी, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? स्टूडेंट बना दिया जाए तो मैं मैं सोचूंगी कि मुझे टीचर्स जो है उनके साथ हमदर्दी होगी। अपने टीचर्स असल में मैं हमेशा से थी, मैं पहले भी थी। मैं काफ़ी नॉटी स्टूडेंट थी, और जब मैं पहले दिन पढ़ाने के लिए खड़ी हुई तो मुझे पहले लगता था मैंने बातें करनी, और हमने लिख के भी बातें कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। और उस वक्त लगता था कि टीचर को नहीं पता चल रहा। तो वो तो मुझे तब पता चला जब मैं पहले दिन रोस्टर में जाके खड़ी हुई। यार यहाँ से तो सब पता चलता है। और मुझे तब पता चला कि मैं कितना टफ टाइम देती थी अपने टीचर्स को। तो अभी भी मुझे लगता है अगर मैं स्टूडेंट बन जाऊंगी तो शायद वैसी ही होंगी। It was very funny and very lovely rapid fire.
और आई थिंक सो मैंने सबसे ज़्यादा जो है ना मिस के रैपिड फायर को एंजॉय किया और हमारी ऑडियंस ने भी इसको एंजॉय किया होगा, तो थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। सो दिस इज़ द टाइम फॉर आवर कॉफ़ी ब्रेक चैलेंज। तो मिस इसमें हम आपको एक छोटा सा चैलेंज देंगे जो कि आपने करना होगा। अगर आप हार जाती हैं तो आपको मिलेगी एक खूबसूरत सी पेनल्टी, और अगर आप जीत जाती हैं तो आप मुझे भी पेनल्टी दे सकती हैं जैसे आप मुझे देती होती थी। तो आर यू रेडी? यस। हारने के लिए रेडी हैं? नहीं, चैलेंज के लिए रेडी हूँ। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके। चलिए जी, अब हम अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ कोई चैलेंज ये है कि आपके सामने ये कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं, आपने ग्लास को उठा के इसको रोटेट करना है और इसमें थ्रो कर देना है। तो हम दोनों कह रहे होंगे जो ज़्यादा बॉल्स को थ्रो करेगा विद इन 30 सेकेंड्स तो वो जीत जाएगा। तो आप हारने के लिए रेडी हैं? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। जबरदस्त भाई, मिस तो मुझे टफ चैलेंज देने वाली है, आई थिंक सो। सो 1 2 एंड स्टार्ट। No. Don't tell me कि हम दोनों हारेंगे। Yes, yes, ये चीटिंग हो रही है, चीटिंग। आपको पता है कि चीटिंग का अलाउड नहीं होता। डिडक्शन हो गई यहाँ पे। ये 3 कैसे हो गए आपके? 3 सब हो गया, आपके सारे हो गए। चलें जी, मिस वैसे तो चीटिंग करके जीती है, लेकिन मिस माशाल्लाह से जीत चुकी हैं। तो आई थिंक सो कि अब दोबारा से मुझे ही पेनल्टी मिलने वाली है। जब मैं स्टूडेंट थी तब भी मुझे मिस पेनल्टी देती होती थी और आज भी आई थिंक सो के पेनल्टी देंगी। नहीं, तो माइनस कर लेते हैं। 3 स्कोर्स ये मैंने हाथ से डाले हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है। तो जी मिस बताइए कि क्या पेनल्टी है? नहीं, मैं तैयार हूँ पेनल्टी। आप तैयार हैं? जबरदस्त जबरदस्त। ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो कि ऑनेस्टी को ऑन कर यस यस, यही हमारा जो है ना आज का एजेंडा था और यही हमारा जो आज का लेसन था कि हमें जो है ना अपने एक्शंस को ऑन करना चाहिए। तो यस, जबरदस्त मिस, थैंक यू सो मच। तो मिस की पेनल्टी मेरी तरफ से और आई थिंक सो कि मिस के काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से ये है कि मिस 5 दफ़ा एटलीस्ट 5 दफ़ा ना हमें लिख के दिखाए कि आई लव माई स्टूडेंट्स। नहीं, वैसे जो कि मिस वैसे भी करती है ये माशाल्लाह से। पेनल्टी तो नहीं है, ये कोई पेनल्टी नहीं है। मुझे अपने स्टूडेंट्स में से बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, हाँ, थोड़े बड़े लगते हैं ना। जबरदस्त। देखें तो मिस की डेडिकेशन देखें कि माशाल्लाह मिस हम सब से और अपने स्टूडेंट से बहुत मोहब्बत करती हैं और ये लिख रही हैं। आपको याद आ रहा होगा कि कैसे मिस आपको जो है ना असाइनमेंट्स देती होती थी कि अब जो है ना पेनल्टी के तौर पे 5 दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें। तो ज़बरदस्त मिस बहुत खूबसूरत से लिख रही हैं। हार्ट को यस यस, ये हार्ट माशाल्लाह से खूबसूरत हो गया और ज़्यादा बड़ा हो गया। मिस बताना चाहती हैं कि मैं कुछ थोड़ा बहुत प्यार नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। 2 दफ़ा मिस लिख चुकी हैं माशाल्लाह से इस टाइम। और ज़बरदस्त मिस हार्ट कितना क्यूट बना रही हैं। जबरदस्त, 3 दफ़ा हो गया, काफी है। चलें जी, काफ़ी है। इसने कहा है कि भाई अब मैं थोड़ी सी प्रोफेसर हूँ तो मैं अब वो वाला बैच लूँगी। मैं वो वाला बैच लूँगी। तो मिस ने माशाल्लाह से हम सब के लिए ये लिखा है कि आई लव माई स्टूडेंट्स। ये Thank you so much, Miss. Thank you so much on behalf of me and on behalf of your every student जो कि आपको तंग करते हैं, but we also love you. So थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत मजा आया। जबरदस्त। सो इट्स द टाइम फॉर आवर लास्ट few moments। तो मिस मुझे बताइएगा कि अगर आप अपनी अर्ली 20s में जाती हैं तो आप अपनी सेल्फ 20 को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जी, मैं ये एडवाइस करना चाहूंगी कि चिल करो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाइफ को एंजॉय करो और कुछ डरने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, और लाइफ बहुत मजे की होती है और इसको अच्छे तरीके से जीना चाहिए। और जो कुछ आपके प्लान्स हो, जो कुछ माइंड में हो, फियर को एक साइड पे करके उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त, कितनी खूबसूरत बात की है इन्होंने। मैं भी इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह, और आप भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। यू आर वेलकम। सो दिस इज इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आपको हमारी ये कॉफी टॉक पसंद आई होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मोहब्बतें बांटें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।